चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की पुरातात्विक पड़ताल करने जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आइए मिलकर सुरागों को जोड़ते हैं और इनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक सदी से भी पहले मिली इस रहस्यमयी मोहर से। ये एक बहुत बड़ी भूली बिसरी सभ्यता का मिला पहला सुराग था। इस पर जानवरों के चित्र हैं और कुछ लिखा है। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस खोई हुई दुनिया को बसाया था। आइए उनके पीछे छोड़े गए सबूतों से उनके जीवन की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी इस पड़ताल का शुरुआती बिंदु यही मोहरे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी चीजें नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। तो ये हड़प्पाई मोहर है क्या चीज? देखिए, ये ज्यादातर सेल खड़ी नाम के एक मुलायम से पत्थर से बनी होती थीं। इन पर जानवरों की शानदार आकृतियां और कुछ चिन्ह उकेरे गए हैं। कमाल की बात तो यह है कि हम उनकी कला को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, पर उनके शब्दों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लिपि आज भी हमारे लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। अब एक छोटी सी चीज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन लोगों के बसाए हुए पूरे के पूरे शहरों को। और ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे, बल्कि कमाल की प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो जैसे उनके शहरों को अगर देखें तो वो साफ तौर पर दो हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा थोड़ा छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे दुर्ग कहते हैं, जहां शायद बड़ी सार्वजनिक इमारतें होती होंगी। और दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा बड़ा था, निचला शहर, जहां ज्यादातर लोग रहते थे। ये बताता है कि सब कुछ एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा था। और उनकी इंजीनियरिंग का तो क्या ही कहना। सड़कें और गलियां एकदम सीधी एक ग्रिड की तरह बिछी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गईं और फिर उनके आसपास घर बनाए गए। कमाल है। इतना ही नहीं, उनकी ईंटों को देखिए। उनका आकार भी सभी हड़प्पा बस्तियों में एक जैसा था, चाहे वो धूप में सुखाई गई हो या भट्टी में पकाई गई हो। लंबाई ऊंचाई से 4 गुना और चौड़ाई ऊंचाई से 2 गुनी होती थी। ये सब कुछ इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ एक जबरदस्त और बहुत ही बारीक प्लानिंग काम कर रही थी। ठीक है, शहर की बनावट तो शानदार थी, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? यहाँ रहने वालों का रोज का जीवन कैसा था? पुरातात्विक सबूत हमें क्या बताते हैं? उनके घर का सेंटर पॉइंट होता था एक आंगन। सारे कमरे उसी के चारों ओर बने होते थे। खाना पकाना हो, कटाई करनी हो, सारी गतिविधियां इसी आंगन के आसपास होती थीं। और हां, वो अपनी प्राइवेसी को भी काफी महत्व देते थे। तभी तो ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में बाहर की तरफ कोई खिड़कियां नहीं होती थीं। अब जरा उनकी रोजमर्रा की चीजों पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, ये अवतल चक्कियां हैं जिनका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था, और ये बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। और ये मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति ये बताती है कि मवेशी, खासकर बैल, उनकी खेती बाड़ी और शायद उनकी संस्कृति में भी कितने जरूरी थे। जाहिर है, खेतों को जोतने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। और आखिर में ये क्या खूबसूरत मिट्टी के बर्तन हैं। इन्हें मृदभांड कहते हैं। ये बड़ी तादाद में मिले हैं, और ये सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि उनकी कलाकारी का भी एक बेहतरीन नमूना है। तो ये लोग खाते क्या थे? खैर, जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से हमें काफी कुछ पता चला है। वो गेहूं, जौ, दाल, चना और तिल जैसी फसलें उगाते थे, और मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस जैसे जानवरों को पालते थे। मछली और पक्षियों के भी सबूत मिले हैं। ये लोग सिर्फ किसान ही नहीं थे, बल्कि कमाल के कारीगर और बहुत बड़े व्यापारी भी थे। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इन मनकों को देखिए, क्या रंग हैं, क्या डिजाइन है। मनके बनाना इनका एक बहुत बड़ा और जरूरी उद्योग था। ये कार्नीलियन जैसे लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक और सेल खड़ी जैसे अलग अलग कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। इनकी कारीगरी आज भी हैरान कर देती है। और ये खूबसूरत मनके बनते कैसे थे? इन तांबे और कांसे के औजारों से। यहाँ हमें पूरी कहानी दिखती है, कच्चे माल से लेकर एक शानदार तैयार चीज तक का पूरा सफर। और इनका कारोबार सिर्फ अपने आसपास तक ही सीमित नहीं था। ये लोग समुद्र के रास्ते बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे। ये नक्शा दिखाता है कि वो मेसोपोटामिया तक से जुड़े हुए थे। वो ओमान, जिसे शायद तब मगान कहते थे, वहां से तांबा जैसा कच्चा माल लाते थे और यहां से तैयार माल बाहर भेजते थे।
इसका सबूत हमें मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में भी मिलता है, जहां हड़प्पा के इलाके को मेलुहा कहा गया है। एक मिथक में तो लिखा है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजमहल में सुनाई दे। ज्यादातर पुरातत्वविदों का मानना है कि ये हाजा पक्षी हमारा मोर ही था। सोचिए, उनकी जमीन और उनके उत्पाद बाहर की दुनिया में कितने मशहूर थे। लेकिन एक और सवाल मन में आता है, इस समाज का ढांचा कैसा था? क्या सब लोग एक जैसे थे या समाज में कोई ऊंच नीच, कोई फर्क था? पुरातत्वविद कलाकृतियों से इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं? इसका एक तरीका है मिली हुई चीजों को दो हिस्सों में बांटना। एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और दूसरी विलासिता यानी लग्जरी की चीजें। अब चक्कियां और मिट्टी के बर्तन जैसी चीजें तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन फायोन्स, जो कि एक कीमती और मुश्किल से बनने वाला पदार्थ था, उससे बने छोटे छोटे बर्तन ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से ही मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि समाज में शायद कुछ सामाजिक फर्क रहा होगा। तो हमारी ये पड़ताल अब अपने आखिर में पहुंच रही है। हमने बहुत कुछ सीखा उनके शहरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, लेकिन घूम फिर कर हम वापस उसी एक बड़े रहस्य पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हम फिर से इस मुहर पर वापस आते हैं। देखिए, हमने उनके शहर खोद निकाले, उनकी कला को समझा, उनके व्यापार के रास्ते जान लिए, लेकिन हड़प्पा के लोगों की अपनी आवाज वो आज भी खामोश है। वो इस लिपि के पीछे छिपी है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और यही सवाल हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या कभी वो दिन आएगा जब हम हड़प्पा की इस लिपि को समझ पाएंगे और उनकी कहानियों को उन्हीं की अपनी जुबान से सुन पाएंगे? ये एक ऐसी खोज है जो आज भी लगातार जारी है।